वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। मुद्रा के कार्य अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मुद्रा के कार्य मुख्यतः 3 प्रकार के हैं: प्राथमिक कार्य, गौण कार्य और आकस्मिक कार्य। तो प्राथमिक कार्य क्या क्या है? प्राथमिक कार्य में हम देखते हैं कि पहला है विनिमय का माध्यम। वस्तुओं के लेन देन का जो माध्यम बनता है वो होती है मुद्रा। और दूसरा जो प्राथमिक कार्य है वो है मूल्य का मापन। किसी भी वस्तु का मूल्य क्या है, उस मूल्य का मापन करने का माध्यम है मुद्रा। यदि ये मुद्रा नहीं होती तो मूल्य मापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण ये है कि वस्तुओं की मूल्य जो है वो व्यक्ति सापेक्ष होते हैं। किसी व्यक्ति को कोई वस्तु अधिक मूल्यवान लगती है और किसी व्यक्ति को कोई दूसरी वस्तु अधिक मूल्यवान लग सकती है। लेकिन सामान्य बाजार में उस वस्तु की क्या कीमत है ये हमें मुद्रा बताती है, और इस तरह से मुद्रा मूल्य मापन का कार्य करती है। कौन सी वस्तु अधिक मूल्यवान है, वो वस्तु जिसकी कीमत अधिक है वो अधिक मूल्यवान है। तो मूल्य मापन का कार्य जो एक जनरल ट्रेंड है या एक सामान्य स्वरूप वस्तु का मूल्य क्या है ये बताने का कार्य मुद्रा करती है। और मूल्य मापन का जो कार्य है वो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। अब गौण कार्य क्या है? गौण कार्य में पहला है मूल्य संचय का वो साधन है। मूल्य संचय का साधन है। सेकंड है विलंबित भुगतान का मान। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। विलंबित भुगतान मतलब कि आप वस्तु अभी खरीद लीजिए, उसका उपभोग आप तुरंत ले सकते हैं, लेकिन उसका पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं विलंबित भुगतान। तो ये कब संभव है? या इंस्टॉलमेंट सिस्टम आपको पता होगा, जहाँ पे हम वस्तु को तुरंत खरीदते हैं लेकिन उसके पैसे धीरे धीरे किश्तों में भरते हैं। तो ये किश्तों का सिस्टम तभी संभव हुआ जब मुद्रा आई। यदि आज भी हम वस्तु विनिमय के युग में होते तो ये किश्तों का सिस्टम पॉसिबल नहीं होता। तो विलंबित भुगतान, पेमेंट बाद में करना, वो इसलिए संभव है क्योंकि हमारे पास मुद्रा है, चलन मुद्रा है। और थर्ड है क्रय शक्ति का हस्तांतरण करना। जब हम पैसे देते हैं किसी को तो हम उस व्यक्ति को क्रय शक्ति देते हैं, वस्तु को खरीदने की शक्ति हम देते हैं। तो मुद्रा के पास वस्तु को खरीदने की शक्ति है, और इसलिए गौण कार्यों में ये क्रय शक्ति का हस्तांतरण जो है यह भी शामिल होता है। वस्तु के को खरीदने की शक्ति जो है वो क्रय शक्ति, इसको हस्तांतरित किया जा सकता है जब मुद्रा हाथ बदलती है। जब मुद्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है तो उस व्यक्ति के पास आती है क्रय शक्ति जिसके पास मुद्रा जाती है। अब जो आकस्मिक कार्य है उसमें हम देखते हैं कि पहला है साख मुद्रा का आधार। गर्ल्स, जब मैंने बैंकिंग पढ़ाया था आपके जूम क्लासेस में, जब मैंने आपको बैंकिंग पढ़ाया था तब मैंने आपको ये समझाया था कि बैंक किस तरह से साख मुद्रा का निर्माण करती है। तो बैंक के पास जो प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब कि जो लोग बैंक के पास अपने पैसे रखते हैं, उन पैसों के आधार पर बैंक साख का निर्माण करती है। और अगर हम इस तरह की मौद्रिक अर्थव्यवस्था नहीं होते तो साख मुद्रा का निर्माण करना संभव ही नहीं होता। और साख मुद्रा का निर्माण इसीलिए संभव है क्योंकि हम एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था में रहते हैं जो मुद्रा के आधार पर चलती है, और साख मुद्रा के निर्माण का आधार मुद्रा ही है। रिवीजन वीडियो में जब हम बैंकिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं फिर से आपको समझाऊंगी कि बैंक किस तरह से साख का निर्माण करती है। यहाँ पर ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ एक उदाहरण के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति बैंक के पास 100 रुपये की राशि रखता है तो बैंक को पता है कि वो व्यक्ति
तुरंत अगले दिन पूरे के पूरे 100 रुपये निकालने नहीं आएगा। बैंक अपने उसके जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बैंक ये डिसाइड करती है कि वो व्यक्ति 10% से ज़्यादा अमाउंट नहीं निकालता है आने वाले साल भर में, और इसलिए बैंक उसके लिए 10% यानी कि 10 रुपये का 10वां हिस्सा यानी कि 10 रुपये अलग निकाल के रखती है, जो बैंक नकद रखती है 10 रुपये, और बाकी के जो 90 रुपये है बैंक किसी और को उस 90 रुपये में से ऋण देती। यदि कोई व्यक्ति बैंक के पास ऋण मांगने आता है तो बैंक वो 90 रुपये का ऋण उस व्यक्ति को दे देती है। अब जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है वो भी ऋण एक अगले ही दिन पूरा का पूरा ऋण नहीं उठाता है, जैसे उसकी ज़रूरत होती है वैसे वो ऋण उठाता है। तो ये बैंक भी जानती है, उसका उतना एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, तो बैंक जानती है कि ये व्यक्ति भी जितना ऋण उसने लिया है उसका 10% अभी उठाएगा, बाकी वो धीरे धीरे उठाएगा। इसलिए पूरे के पूरे 90 रुपये बैंक को नकद में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो बैंक क्या करती है कि जितना वो लेगा यानी कि 90 रुपये का 10% यानी कि 9 रुपीज़ केवल नकद में रखेगी, और 90 में से 9 यदि हम माइनस करते हैं तो बाकी बचते हैं 81 रुपीज़। तो 81 रुपीज़ का ऋण वो किसी और को दे देगी। अब आप ध्यान रखिए यहाँ पे कि एक व्यक्ति ने 100 रुपये नकद रखे, लेकिन बैंक ने अभी तक कितने नकद रखे? सिर्फ 19 रुपये नकद रखे। पहले वाले व्यक्ति के लिए 10 रुपये, दूसरे वाले व्यक्ति के लिए 9 रुपये। दूसरा वो व्यक्ति है जिसने ऋण लिया है, और बाकी के जो पैसे बचे हैं, अब यहाँ पर भी जो 81 रुपीज़ बचे हैं उसका बैंक क्या करेगी, उसमें से भी कुछ हिस्सा नकद रखेगी और बाकी का पूरा ब्याज देगी। इस तरह से बैंक करती रहेगी जब तक कि वो 100 रुपीज़ में से कुछ भी नहीं बचता है। तो इस तरह से बैंक साख का निर्माण, तो ये जो क्रेडिट क्रिएट हुआ, पहले वाले व्यक्ति को 90 रुपये का ऋण, दूसरे वाले व्यक्ति को 81 रुपीज़ का ऋण, और इस तरह से कम होते हुए जब तक कि ज़ीरो ना हो जाए। तो ये जो 90 रुपीज़ का ऋण या 81 रुपीज़ का ऋण है, इसे हम कहते हैं साख मुद्रा। तो ये साख मुद्रा तभी संभव हो पाती है जब पहले मुद्रा हो। 100 रुपये के आधार, जो 100 रुपये नकद थे, प्राइमरी डिपॉजिट थे, उसके आधार पर ये आगे की साख मुद्रा बनी। और दूसरा है सामाजिक आय का वितरण। जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है वो हमारे अर्थव्यवस्था के अलग अलग हिस्सों में से आती है। हर हिस्से की जो आय होती है उन सबको मिला करके जो आय बनती है उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो इस आय का वितरण संभव है क्योंकि हमारे पास मुद्रा है, हमारे पास मुद्रा है जो मूल्य का मापक है। इसलिए हम ये अंदाज़ लगाते हैं, या अंदाज़ नहीं, हम ये निश्चित स्वरूप से कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग हिस्सों में कितना कारोबार हुआ, कितना व्यवसाय हुआ, ये हम निश्चित स्वरूप से कह सकते हैं। और इस तरह से हर हिस्से को कितनी आय प्राप्त हुई और सामान्य जो नागरिक है उनकी राष्ट्रीय आय क्या है, ये हम पता कर सकते हैं क्योंकि हम एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था है। और इसके साथ ही ये जो मुद्रा का कार्य है, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ये रिवीजन वीडियोस की सीरीज़ में ये पहला वीडियो है और हर यूनिट पर आपको इस तरह के वीडियोस आएंगे। आपने क्लासेस तो अटेंड नहीं किए हैं, पर कम से कम इन वीडियोस को देखिए और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए शुरुआत कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, घर में रहो, खुश रहो, टेक केयर, बाय बाय गर्ल्स।